साथियों नमस्कार। साथियों, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने ये कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो कार्रवाई नहीं करी है। पर ईरान कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और बहुत ही मजबूत जवाब देंगे इजराइल को। इजराइल ने भी अब ये धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ध्यान रख लेना, इस बार जो अटैक होगा ईएमपी बॉम्ब से होगा। ईएमपी बॉम्ब का मतलब होता है ई बॉम्ब। ई बॉम्ब का मतलब है एक इस प्रकार के बॉम्ब से हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि आदमी तो कोई नहीं मारा जाएगा। ई बॉम्ब में ऐसा बताते हैं कि आदमी शायद नहीं मारा जाएगा, अभी तक कभी इसका प्रयोग हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि इसमें आदमी नहीं मारा जाएगा। तो इस प्रयोग के बाद ईरान में पूरी तरह से बिजली कट ऑफ हो जाएगी। यानी कि इन्होंने उस चीज पर हमला करने का धमकी दिया है जिस चीज की वजह से पूरा देश चल रहा होता है। अगर देश की बिजली चली जाएगी तो सबसे पहले तो वहां पर जो लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। हो सकता है ट्रेनें रुक जाएं, हो सकता है टेलीफोन सुविधा रुक जाए, इंटरनेट सुविधा बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, सब बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा बॉम्ब होता है। इस बॉम्ब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। देखिए किस तरह से काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। हालांकि ये खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात की सनसनी फैली हुई है कि इजराइल ऐसा कर सकता है। ईएमपी टाइप के बम का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ है। एक बार यूएस ने इसको टेस्ट जरूर किया था इराकी टीवी के ऊपर। 2003 की बात है। यूएस इराक को किसी ना किसी तरीके से बम वगैरह वहां फोड़ता रहता था, तो यूएस ने इसे टेस्ट करने के लिए 2003 में इस पर प्रयोग किया था और दुनिया को दिखाया था कि देखो हमारे पास ऐसा बॉम्ब है। यूएस के बाद ये बॉम्ब हो सकता है रशिया के पास है, चाइना के पास है, यूके के पास है। इस बात की संभावना है कि इनके पास है, लेकिन कभी इन्होंने टेस्ट करके या दुनिया पे किसी पे बरसा के दिखाया नहीं है। ये बॉम्ब इंडिया के पास भी माना जा रहा है, क्योंकि 2013 की बात है। हमारे जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हुआ करते थे अविनाश चंद्र जी, उन्होंने कहा था कि हम इस तरह के बॉम्ब पर काम कर रहे हैं, और जो डीआरडीओ का हमारा बेस है हैदराबाद में, वहां पर इस बॉम्ब को हम लोग बना रहे हैं। इस पर काफी आर्टिकल छपे थे, 2013 की बात है। तो इंडिया इस पर काम कर रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि हमारे डिफेंस के मिनिस्टर थे पहले, जो उनकी मृत्यु हो गई, गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका नाम है मनोहर पारिकर जी। उन्होंने भी कहा था कि हम भी एक बॉम्ब पर काम कर रहे हैं जो भारत का एक सीक्रेट बॉम्ब है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उस वक्त एक बॉम्ब पर काम चल रहा था जिसके खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है कि वो एग्जैक्टली क्या था, लेकिन माना जा रहा है कि शायद वो एक ई बॉम्ब ही है। इसका नाम था काली 5000। हो सकता है ई बॉम्ब ही ये हो। तो आज की दुनिया में जहां डायरेक्ट वॉरफेयर बहुत ज्यादा नहीं होता बड़े देशों के बीच में, वहां पर इसी तरह के वॉरफेयर से युद्ध जीते जाते हैं। यानी आपको दूसरे को मार के युद्ध जीतेंगे ऐसा नहीं है। युद्ध अगर आपको जीतना है या किसी को हराना है, पीछे धकेलना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वहां पर या तो कोई केमिकल अटैक कर दो, या वहां पर कोई महामारी फैला दो कोरोना टाइप की, या वहां पर ई बॉम्ब बरसा दो, या न्यूक्लियर बॉम्ब बरसा दो। ये सब करने से सामने वाला देश करीब करीब 100 साल पीछे चला जाता है। ई बॉम्ब बरसाने से माना जा रहा है कि करीब करीब 150 साल पीछे चला जाएगा कोई भी देश। तो आज की युग में दो देश जब लड़ते हैं और किसी को अगर पीछे धकेलने पे आ जाए ना देश, तो कभी भी डायरेक्ट बॉम्ब से नहीं पीछे धकेलेगा। अगर बॉम्ब से लड़ाई हो रही है, मिसाइल से लड़ाई हो रही है, रॉकेट से लड़ाई हो रही है, तो समझ जाना वो लड़ाई हराने के लिए नहीं हो रही है। वो लड़ाई हो रही है बस मामले को उलझाए रखने के लिए। जैसे हमास और इसराइल में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है इसराइल हमास को निपटा नहीं पाएगा? जो इसराइल एक दिन में युद्ध जीत लेता था 4-4 देशों से, या 6 दिन में 6-6 देशों को पीछे हटा हटा देता था, वो इसराइल के हमास को नहीं हरा पाएगा। लेकिन नहीं, इसराइल का उद्देश्य वहाँ हमास को हराना नहीं है, कुछ और है। वो यूएस के इशारे पर कैसी भी करके वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस पैदा करके रखे हुए हैं। रशिया का उद्देश्य यूक्रेन को हराना नहीं था। हराना चाहता तो रशिया पहले ही हरा देता, 2 दिन में खत्म कर देता गेम को। लेकिन रशिया यूक्रेन के जरिए यूरोप को और यूएसए को लंबे समय तक उलझाए रखना चाहता था, जिससे कि इन लोगों की जो इकोनॉमी है पीछे चली जाए। उसी प्रकार से भारत जिस दिन चाहे पाकिस्तान को लेकर के साइड कर देगा, लेकिन पाकिस्तान को हम इस तरह से कभी भी नहीं अटैक करेंगे, क्योंकि एक तो हमारी पॉलिसी भी नहीं है, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान अपनी हरकतों से पीछे जा रहा है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है, उसे एक्सपोज होने दो। तो आप समझिए युद्ध 2 तरह के होते हैं। एक होता है सामने वाले को बस हरा देना है, कैसे भी करके पीछे धकेल देना है, जैसे इसराइल और ईरान। इनमें जो होगा वो इस टाइप का ही युद्ध होगा, क्योंकि इसमें आर या पार वाली बात है, दोनों कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे की शक्ल देख नहीं सकते। यह इस टाइप का होगा, ठीक है ना। और अगर छोटे मोटे प्लेयर आपस में लड़ते रहे, तो वो तो उलझाने के लिए बड़े प्लेयर उन्हें लड़ा रहे होते हैं, और वो जब चाहे तब खत्म करते हैं, जब चाहे तब स्टार्ट करते हैं। दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये तो मैंने आपको एक चीज बताई, मगर सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, आपने बता दिया ये काम कैसे करता है। तो देखो भाई, काम ऐसे करता है कि अगर इसराइल
ईरान के ऊपर ये बम बरसा दे तो मान के चलिए इस पूरे क्षेत्र की बिजली कट जाएगी, जितने भी रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। क्योंकि ये जो बॉम्ब जब फटेगा तो इस बॉम्ब से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, पल्स निकलेगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जितने भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैं उनको डिसरप्ट कर देगी, उनके बीच में इंटरफेरेंस पैदा करके उनको खत्म कर देगी। आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्या होती है, क्या बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं? तो ये भी बताते हैं साहब आपको। देखिए, ये फिजिक्स का एक मामला है जिसमें अगर कोई चार्ज है, ऐसा बताया जाता है कि जो बिजली होती है वो चार्ज से चलती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बिजली कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, करंट कहते हैं। तो अगर कोई चार्ज है एक जगह पर स्थित है, मतलब रुका हुआ है चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इसमें चार्ज में मोशन आ गया, यानी कि इसमें गति आ गई, तो गति आने पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ध्यान रखना, जब भी बिजली, जैसे आपके घरों में जो बिजली आ रही है, इसमें जो आपको लाइट दिखाई दे रही है या बिजली महसूस हो रही है या रेडियो वेव्स आ रहे हैं या अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं या इंफ्रारेड रेज आ रहे हैं, जितनी भी अलग अलग स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बिजली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जब भी बिजली चल रही होगी तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप एक कॉइल लेना, कॉपर की ले लेना, और उसके ऐसे जो है एक अच्छी खासी कॉइल होनी चाहिए, उसके बीच में एक मैग्नेट को पार कर देना। ठीक है, इस मैग्नेट को पार करने से, यानी कि इसमें से मैग्नेट को आगे पीछे करने से कॉइल में एक चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसमें मोशन भी आ जाएगा, जिसकी वजह से करंट बनेगा, और करंट होने से गैल्वेनोमीटर जो है अपनी रीडिंग शो करेगा। मतलब इस कॉइल में चुंबक को अंदर डालने से या बाहर निकालने से करंट पैदा होता है। करंट ऐसे ही पैदा होता है। उसी प्रकार से अगर आप कभी कोई चुंबक लेकर के जाएंगे अपनी टीवी के पास, तो टीवी के पास रखेंगे, पुराने पहले लोग करते थे, जो बड़ी वाली टीवी आती थी उसके पास अगर चुंबक लेकर के जाते थे तो स्क्रीन का रंग बदल जाता था। ये होता है साहब। आज भी अगर आपका कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, उसके बगल में बड़ी सी चुंबक रख देना, वो आपके लैपटॉप को या कंप्यूटर को बंद कर सकती है, खराब कर सकती है। हो सकता है उसकी हार्ड डिस्क का पूरा माल उड़ा दे, ये भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से चलती हैं। अगर मोशन में चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करता है, और दोनों ही सिंक्रोनाइज्ड साइन वेव को शो करते हैं। ये जो वेव होती है साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव, साइन थीटा कॉस थीटा आपने सुना होगा, तो साइन वेव होती है ये। तो एक होती है वर्टिकल, कोई भी हो सकती है, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, और एक होती है उसके परपेंडिकुलर। ऐसे आप देख रहे हैं, ये दोनों साथ चलती हैं, साइमल्टेनियस चलती हैं। यानी कि अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम इधर है तो ये मैक्सिमम इधर होगी। अगर ये जीरो इधर है तो इलेक्ट्रिक भी जीरो इधर है तो मैग्नेटिक भी जीरो उधर होगी। तो इस तरह का जो वेव होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये जैसे जैसे चल रही होती है एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रही होती है, और जैसे किसी चीज से टकराती हैं तो अपनी एनर्जी उस चीज में ट्रांसफर कर देती है, और उस चीज की अगर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए तो वो चीज खराब हो जाती है। इसी प्रकार से जब ये बम गिराया जाएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि जो मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक ग्रिड, ये सब फेल हो जाएंगे, ये सब झेल नहीं पाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब लाइट का पैकेट, फोटोन किसी एक जगह पर गिरता है तो उस जगह पर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और खुद अपने आप को नष्ट कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। वो एक फिजिक्स की अलग बात है। खैर, तो इस तरह से इसराइल कह रहा है कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, और ये खुली धमकी है साहब। ये इसराइल कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। मैंने वीडियो इसलिए ही थोड़ा लेट बनाया, मैंने कहा देखते हैं कि भाई कैसा, ऐसा नहीं कि कह करके रह जाएगा, नहीं, ये कर देगा। ठीक है ना। और पूरी दुनिया में पूछा जाए कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएस के पास है, अभी तक सुनने में आया है, और इंडिया के पास भी ऐसा है, ऐसा माना जा रहा है। और अब की सरकार का रवैया देख करके तो लगता है कि इंडिया के पास डेफिनेटली होगा। तो अब देखते ये हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा क्या। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, मैं एक कारण और बता देता हूँ कि इसराइल ऐसा क्यों कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि इसराइल हमास से तो लड़ ही रहा है, एक फ्रंट तो इसराइल ने खोल ही रखा है, लेकिन हमास उतना बड़ा प्लेयर है नहीं। आप जानिए, हमास के पास अगर आप रॉकेट की बात करो तो रॉकेट ही रॉकेट है, इन पर 8-10 हजार होंगे, 8-10 हजार रॉकेट। इनके पास मिसाइल्स बहुत कम है, मिसाइल्स बहुत कम है हमास के पास, इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन
ईरान का एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ईरान का एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो लगातार काम कर रहा है या तो लेबनान में, और एक ग्रुप है इनका हूती, वो भी काम कर रहा है यमन में। देखो, ईरान का एक ग्रुप है हूती ग्रुप, जो यमन में काम कर रहा है। हूती ये भी बड़ा ताकतवर है, हमास से बहुत ताकतवर है, आए दिन मिसाइल बरसाता रहता है किसी ना किसी पानी के जहाज पर, या तो यूएस का जा रहा होगा उस पर, इसराइल का जा रहा होगा तो उस पर। और इनका ही सपोर्टिव एक ग्रुप है आपका लेबनान में, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास अगर आप रॉकेट और मिसाइल पूछेंगे तो ये न जाने कितने होंगे, 50,000 भी हो सकते हैं। 50,000 मिसाइल, 50,000 रॉकेट भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो इसराइल को खतरा इस वक्त हो रहा है, ये इसराइल जिस वजह से अटैक किया है ईरान की एम्बेसी पर, अभी जैसे मैंने बताया था 3-4 वीडियो पहले, एक वीडियो डाला था तब बताया था कि ईरान की एक एम्बेसी है सीरिया के दमास्कस में, वहां पर इसराइल ने अटैक कर दिया था। तो इसराइल ने अटैक क्यों किया था सीरिया में? क्योंकि ईरान के सपोर्टिव कुछ ग्रुप हैं जो सीरिया में और लेबनान में रह करके इसराइल को आए दिन परेशान करते रहते हैं। इनमें से एक बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में रहता है। तो ईरान एक शिया कंट्री है जिसके शिया ग्रुप्स अलग अलग फैले हुए हैं, यमन, लेबनान, कुछ सीरिया में भी हैं, कुछ आपके इराक में भी हैं, ईरान में तो है ही। ये सब मिलकर के आए दिन इसराइल को परेशान करते रहते हैं। इसलिए इसराइल इस बार हो सकता है निर्णायक निर्णय ले ले। इस पर हम आगे कवरेज करेंगे, कोई अपडेट आता है तो बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।